थे अच्छे से एकदम अटेंटिव वे में, ठीक है। इन 1935 ये रिलेटेड टू है जो ग्रीन रिवोल्यूशन है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और यहाँ पे आपको जो ये नॉरिन 10 है, जो नॉर्मन बोरलॉग का नाम है मैक्सिको, ये ऑलरेडी आपने देखा हुआ है, लेकिन उसका सीक्वेंस क्या हुआ था उस टाइम, इसलिए ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रहेगी, नोट डाउन करोगे सब इसको। 1935, the work of Japanese scientist Junjiro Inuzuka to cross a semi-dwarf Japanese species landrace with two American varieties resulted in an improved semi-dwarf variety known as Norin 10. Norin 10 एक improved variety थी। अब इस variety से Norin 10 को जीन को isolate किया जाएगा और उससे फिर आगे की प्रोसेस होगी, मतलब इसको बार बार कल्टीवेट कराना। तो इसमें नॉरिन 10 जीन का बहुत इंपॉर्टेंट, उसका जीन का भी नेम दे दिया गया नॉरिन 10। क्लियर है बेटा? तो वेट की वैरायटी के लिए नॉरिन 10 जीन नाम याद रखना। अनलाइक अदर वैरायटीज विच स्टूड taller than 150 centimeter, the RST1 and RST2 genes present। अब ये सारे बहुत जीन्स के आपको नाम नहीं रखने हैं, फिर भी आप एक बार पढ़ लोगे इसको, ठीक है। जीन के बेसिस पे जो लॉन्ग, पहले भी हम लोग ये डिस्कस किया है कि एक प्लांट वेजिटेटिव कैरेक्टर को अटेंड करने में टाइम देगा और उसके बाद वो रिप्रोडक्टिव फेज में आएगा। तो उसी में अगर आप लॉन्ग प्लांट है और लॉन्ग प्लांट में क्रॉप आ रहा है कंपेयर टू शॉर्ट प्लांट जल्दी क्रॉप को यील्ड दे देगा। क्लियर बेटा? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स है ये। in present in Norin 10 reduce its height to 60 to 110 cm. Unlike other varieties which stood taller than 150 cm, the RST1 and RST2 genes present in Norin 10 reduce its height, उसकी height को कम कर दिया इन जीन ने, और कलेक्टिवली उनको हम नॉरिन 10 जीन से जानते हैं आगे ट्रांसपोर्ट होने के लिए। एंड मतलब जब वो कल्टीवेट किए गए फिर तो उसको भी नॉरिन 10 टर्म दिया गया एंड उस वैरायटी को क्या बोल रहे हैं? नॉरिन 10 वैरायटी। इज इट क्लियर? देन इन लेट 1940 ये एक्सपेरिमेंट देखो नॉर्मन बोरलॉग के पहले है, ठीक, ये एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। इन लेट 1940s ऑरविल वॉगल, ये भी साइंटिस्ट ध्यान में रखना है, एट वॉशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी यूज नॉरिन 10, जो यहाँ से इल्ड मिली थी उसको उन्होंने यूज किया टू हेल्प प्रोड्यूस हाई इल्डिंग सेमी ड्वार्फ विंटर व्हीट वेराइटीज, ठीक है। अब एक होता है HYV क्रॉप, नोट डाउन कर लेना, HYV क्रॉप, हाई इल्डिंग वैरायटी, ठीक है, जो स्वामीनाथन जी ने भी क्रिएट किया और नॉर्मन बोरलॉग ने जो क्रिएट किया, उन्होंने क्या किया, उनके रिजल्टेंट जो क्रॉप बने वो कैसे थे? हाई इल्डिंग थी उनकी, मतलब प्रोडक्शन उनका हाई था, उनसे क्वांटिटी हाई मिल रही थी, तो उनको कलेक्टिवली उन क्रॉप को भी बोल देते हैं HYV वैरायटी। तो ये भी टर्म नोट डाउन कर लेना, अभी नोट डाउन कर लेना पढ़ते पढ़ते। नॉरिन 10 को उन्होंने वॉगल ने यूज किया टू हेल्प प्रोड्यूस हाई इल्डिंग सेमी ड्वार्फ विंटर व्हीट वैरायटीज। अब इन्होंने इसके जब मिक्स मैच किए और इससे आगे एक्सपेरिमेंट को ले गए तो इन्होंने कई और वैरायटी को फिर प्रोड्यूस कर दिया, ठीक है बेटा। पहले क्या प्रोड्यूस हुआ? नॉरिन 10 किसने किया? जापानीज साइंटिस्ट इनाजुका ने, गोंजीरो इनाजुका या एटलीस्ट इनाजुका याद रहे, ठीक है। उससे क्या आया? एक सेमी ड्वार्फ जापानीज व्हीट, जापान का भी नाम याद रखना है, जापानीज व्हीट, जिसकी हाइट रिड्यूस हो गई थी 150 सेंटीमीटर से 60 टू 100 सेंटीमीटर के रेंज में, ठीक है। उसको नए नेम दिया नॉरिन 10 एंड कलेक्टिवली उसके जीन को जब आगे स्टडी किया गया तो उस जीन को भी या उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कलेक्शन ऑफ जीन्स को जो इस हाइट को रिस्पॉन्सिबल है रिड्यूस करने के लिए, जिसमें RST1 एंड RST2 और अदर जीन्स भी आते हैं, उनको कलेक्टिवली नॉरिन 10 कहा गया। एंड नॉरिन 10 को फिर 1940s में वॉगल ने यूज किया वॉशिंगटन में, और उससे उन्होंने फिर मल्टीपल इल्डिंग हाई इल्डिंग क्रॉप्स को फॉर्म किया। तो हाई इल्डिंग सेमी ड्वार्फ विंटर व्हीट वैरायटीज फाइनली वहां पे इल्ड हुई, जिसको फिर कैरी फॉरवर्ड किया वॉगल के एक्सपेरिमेंट को नॉर्मल बोरलॉग में। और जब उन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया तो उन्होंने काफी ज्यादा उसमें डिजीज रेजिस्टेंट, अभी क्या था इल्डिंग की, फिर उन्होंने डिजीज रेजिस्टेंस और ये सारी प्रॉपर्टी को ऐड कर दिया और फाइनली जो एक कहें कि आइडियल क्रॉप है कि उसमें डिजीज
रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसमें यील्ड अच्छी होनी चाहिए, उसमें टाइम कम लगना चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टी उन्होंने मिक्स मैच करके एक कहें कि परफेक्ट क्रॉप जैसा एक आइडियल क्रॉप जनरेट कर दिया, इसलिए नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया वर्ल्ड में। इज इट क्लियर? वो कहाँ के, हु वाज वर्किंग टू डेवलप रस्ट रेजिस्टेंस व्हीट। अब ये डिजीज भी याद रखना है बेटा, रस्ट रेजिस्टेंस। रस्ट डिजीज किस कौन कॉज करता है, फटाफट बता बेटा। रस्ट डिजीज कौन कॉज करेगा, बैक्टीरिया, फंजाई? फंजाई, वेरी गुड। ठीक है बेटा, रस्ट डिजीज कॉज्ड बाय द फंजाई एंड यहाँ पे आपको, वेरी गुड बच्चा। ठीक है, यहाँ पे अब आपको क्या क्या याद रखना है। इनाजुका का नाम 1935, उन्होंने एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी जापानीज व्हीट की प्रोड्यूस की, अमेरिकन जापानीज व्हीट और अमेरिकन वैरायटी को मिक्स करके, जिसको नॉरिन 10 कहा गया। नॉरिन 10 को लिया किसने, वोगल ने यूज किया और उन्होंने सेमी ड्वार्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीट वैरायटीज वहां पे प्रोड्यूस की। उसके बाद उस एक्सपेरिमेंट को कैरी फॉरवर्ड कर दिया नॉर्मन बोरलॉग ने और उन्होंने एक कहें कि परफेक्ट व्हीट की वैरायटी की रेंजेस ऑब्टेन करा दी, जहां पे डिजीज रेजिस्टेंस भी पावर आ गया। जब रस्ट डिजीज होती है ना बेटा, तो टन के टन पूरी की पूरी व्हीट की क्रॉप कहो तो एक स्टेट की व्हीट की क्रॉप में अफेक्ट आ जाता था। इस तरीके की अच्छी खासी ये सब क्रॉप बिल्डिंग में रोल प्ले करने वाली डिजीज होती थी एक टाइम में। इज इट क्लियर बेटा? ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है, यहाँ के नोट्स को आपको नोट डाउन करना है और एकदम सीक्वेंस ध्यान में रख के, इनाजुका, वोगल एंड देन नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉरिन 10 ध्यान रखोगे यहाँ पे, नॉरिन 10 टर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट्स अ ब्रीड, इट्स अ वैरायटी एंड इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ जीन फॉर सेमी डॉट वैरायटी। ठीक है, नाउ राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंफॉर्मेशन नोट डाउन करोगे। IR8 इज अ हाई यील्डिंग सेमी ड्वार्फ। सेमी ड्वार्फ है अगेन वही टॉल एंड ड्वार्फ वाला कॉन्सेप्ट, उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन में उनके बीच में ब्रीडिंग करा के और फिर सेमी ड्वार्फ राइस वैरायटी को प्रोड्यूस किया गया, जिससे यील्ड बढ़ेगी, कम टाइम लगेगा मैचुरेशन में। क्लियर? और ये बाद में हुआ था 1960s में। Variety developed by the International Research Rice Research Institute (IRRI) in the early 1960s. ठीक है बेटा, क्लियर? ये कहाँ है, कटक में। इट वॉज अ क्रॉस ऑफ हाई यील्ड राइस वेराइटी फ्रॉम इंडोनेशिया। ये किसका क्रॉस है? ये सब कैसे टफ क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ऐसे आप क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडोनेशिया एंड अ ड्वार्फ वेराइटी ऑफ फ्रॉम ताइवान, इसलिए इसका नाम भी कैसा है, डी जियो वू जेल। ये भी क्या है, राइस की जीन है। जैसे वहां नॉरिन 10 था, उस तरीके से राइस के लिए ये जीन रहेगा। और ये सेट ऑफ जीन होते हैं बेटा, अभी हम तुमको जीन नहीं बता सकते, जीन तुम्हें जैसे समझ में आ रहा है तुम उतना ही ध्यान में रखो। ठीक है, जब ऐसा कोई सीक्वेंस होता है तो वहां पे फंक्शनल जीन के कलेक्शंस होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर फिर से कई सारे जीन के नेम आएंगे। इज इट क्लियर? DGO, Wuzen, DGWG फॉर राइस एंड नॉरिन 10 फॉर व्हीट। क्लियर है बच्चा? कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन तो नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करना है। फिर हमने जैसे बताया आपको इंड्यूस्ड म्यूटेशन की बात, म्यूटेशन इंड्यूस करके हम क्या कॉज कर रहे हैं कि डिजीज रेजिस्टेंस उसके अंदर आ जाए। डिजीज रेजिस्टेंस के लिए कोई वाइल्ड वैरायटी नहीं मिली हमें, बहुत स्टडी करने के बाद भी हम डिजीज रेजिस्टेंस तक नहीं पहुंचे, तो हमने रैंडम क्या किया, गामा रेडिएशन यूज करते हैं। अब ये नोट डाउन कर लेना बेटा, गामा रेडिएशन यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। ठीक है, और एक्सरे रेडिएशन यूज करते हैं एनिमल्स के केस में म्यूटेशन के लिए फ्रिक्वेंटली, मतलब मोस्ट ऑफ द यूज जो होता है। और ये जो बीच में आपको एक सिंबल दिख रहा है, ये किस चीज का है, जब हम रेडियो एक्टिव इश्यूज पढ़ रहे थे ना, उस जोन में भी जहाँ रेडिएशन होता है, वो एक तरीके से वार्निंग साइन की तरह ये सिंबल यूज किया जाता है। तो फर्स्ट गामा गार्डन यूएसए में, न्यूयॉर्क में, इन लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क यूएसए में डेवलप किया गया था। एंड फर्स्ट गामा गार्डन इन इंडिया, कलकत्ता में एक गामा गार्डन है जिसको बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं। बोस रिसर्च इंस्टीट्यूट
में सारे के सारे गामा रेडिएशंस की वजह से जो म्यूटेटेड डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट हैं वो ग्रो किए गए हैं। अब म्यूटेशन कैसे कॉज होगा बेटा, म्यूटेशन से डिजीज रेजिस्टेंस कैसे आ सकता है, इसके पीछे की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बताओ जरा, क्या हो रहा होगा वहां पे, सोच के बताओ, सोचो और सोचो और बताओ फिर सुनो। नहीं, इसका आंसर तो तुम ही लोग दोगे, या तो अभी बताओगे या तो व्हाट्सएप पे बताओगे, और कल तक का टाइम, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन लेक्चर भी देखेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, तो सब देख लो तब हम इस पे डिस्कस करेंगे। म्यूटेशन से किस तरीके से, म्यूटेशन क्या रोल प्ले करेगा कि यहाँ पे जीन डिजीज रेजिस्टेंस प्लांट वहां पे हो जाएगा। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द फुल मैकेनिज्म, सिर्फ ये नहीं कि जीन अल्टर हो जाएगा, जीन अल्टर तो होगा ही, म्यूटेशन हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब भी हम म्यूटेशन कर रहे हैं, गामा रेडिएशन से हम म्यूटेशन कर रहे हैं या कोई केमिकल यूज कर रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, वी डोंट नो द रिजल्ट, हमें रिजल्ट नहीं पता होता है कि म्यूटेशन किस तरीके का रिजल्ट देना वाला है, क्योंकि म्यूटेशन कहाँ होगा ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इसकी स्टडी कहाँ होगी बेटा, प्रोडक्ट को देख के स्टडी होगा कि प्रोडक्ट में चेंजेस आया है, फिर उसकी जीनोम की स्टडी होगी। जीनोम में हम देखेंगे कि पैरेंटल जीनोम से जो हमने जीनोम लिया था उस जीनोम से, और यहाँ पे जो फाइनली जीनोम फॉर्म हुआ है उस जीनोम में क्या चेंज है, कहाँ पे म्यूटेशन है। ठीक है, तो जीनोम स्टडी होगी किसकी, किसकी स्टडी होगी, जो प्लांट प्रोजेनी होगी। ठीक है, जो प्लांट प्रोजेनी होगी जिसमें कैरेक्टर्स को हमें पढ़ना है, उसकी हम जीनोम स्टडी करेंगे कि हमें क्या उसमें चेंजेस मिल गया, वो रेजिस्टेंस अगर शो कर दिया तो उसके अंदर किस जीन में म्यूटेशन हुआ। इज इट क्लियर? तो इसके लिए क्या हो गया, देखो यहाँ पे मेथोडोलॉजी लिया है, ये बायोटेक्नोलॉजी का बेसिकली पार्ट है। सेलेक्टेड एम्ब्रियोजेनिक सेल सस्पेंशन, देन उसके बाद उसको गामा रेडिएशन किया गया, सेल्स इरेडिएटेड, सेल्स को फिर स्टडी किया जाएगा, ग्रोथ के लिए कैलस फॉर्मेशन एंड माइक्रो प्रोपगेशन होगा, वो ग्रो कर रही है सेल, जब छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाएंगे तो उसको प्रॉपर हैबिटेट दिया जाएगा, मतलब उसको गार्डन में फील्ड में लगा दिया गया, उसके बाद उसकी ग्रोथ को देखेगी। अब हमें जो ये क्रॉप इल्ड मिली है, क्रॉप मिली है, न्यू क्रॉप, इस क्रॉप में अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहा है, अब जब हम पेस्ट के लिए कर रहे हैं या जस्ट सपोज हम फंगल रस्ट डिजीज की एनालिसिस कर रहे हैं, तो जैसे ये प्लांट ग्रो करने लगेगा हम इसको इनकॉर्पोरेट करा देंगे फंगस से। ठीक है, क्लियर है ना, यही मैकेनिज्म होगा। अगर उसके अंदर रेजिस्टेंस पावर होगा तो वो डिजीज कॉज नहीं होगी, अगर डिजीज कॉज हो रही है इट मीन्स की रेजिस्टेंस पावर नहीं आया है, फिर हमारा वो एक्सपेरिमेंट फेल। इज इट क्लियर बच्चा, मैकेनिज्म समझना है अपने को, रटना तो है ही नहीं कहीं। ठीक है, फिर ये तो तुम्हें गोल्डन राइस वाला एग्जांपल है। गोल्डन राइस में क्या होता है, जीएमओ क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, रिच इन व्हाट, चलो क्वेश्चन में नोट डाउन कर लेना, आंसर भी छुपा हुआ है हालांकि इसमें, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, यस करेक्ट करेक्ट बच्चा। ठीक है, तो ये म्यूटेशन वाले पोर्शन में ध्यान में रखना, और एक हम यहाँ पे और तुम लोग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वैसे सब हम बता चुके हैं, थोड़ा सा अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, लिखने के लिए अच्छा हो जाएगा कि ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू डिजीज, ब्रीडिंग फॉर रेजिस्टेंस टू डिजीज, जीन नहीं डिजीज, use of the disease resistant cultivars is the most valuable and practical means to control disease। अब हमें पता है बेटा कि हम इल्ड को बढ़ाने के लिए हमने करा लिया, ब्रीड बना लिया, इल्ड हाई इल्ड दे रहा है, ठीक है, नंबर भी हाई इल्ड है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी हाई है, लेकिन अगर वो डिजीज रेजिस्टेंस नहीं है या वो स्ट्रेस, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस से रेजिस्टेंस नहीं है, तो हो सकता है उसको किसी ऐसे सिचुएशन से फेस करना पड़े कि पूरी की पूरी क्रॉप डैमेज हो जाए। तो डिजीज रेजिस्टेंस अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो जाएगा उस केस में पर्टिकुलर। यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंट कल्टीवर्स इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रैक्टिकल मींस टू कंट्रोल डिजीज, और कल भी मैंने बताया था
कभी किसी डिजीज से रेजिस्टेंसी अगर देखना है तो वी शुड नो कि वहां पे उस नेचुरल हैबिटेट में कौन सी डिजीज होती है, प्लांट को, क्रॉप को कौन सी डिजीज है, वो किस ऑर्गेनिज्म से हो रही है एंड उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये सारे पॉइंट हमें ध्यान में रखने होंगे। क्लियर बेटा? तभी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। इट इज लाइक कि आप डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो तो डॉक्टर को आपकी बीमारी समझ में नहीं आएगी तो वो हिट एंड ट्रायल टेस्ट करेगा, ठीक है? तो बीमारी समझ में आएगी तो वो आपका इलाज अच्छे से करेगा। तो आपके सिम्टम्स बहुत क्लियर होने चाहिए, उसी तरीके की चीज है। इट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, इफेक्टिव एंड इनएक्सपेंसिव, effective and simple to apply over a wide area in a target production zone। अगर हम इस तरीके का कोई डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप बना लेते हैं तो बेटा अब हम उसको मल्टीप्लाई कराते रहेंगे, उसको ग्रो कराते रहेंगे, उसको बढ़िया स्पेशल केयर देंगे, ठीक है, और उससे ब्रीड बनाते रहेंगे तो वो मेंटेनेंस वहां पे फिर बहुत, उसके बाद तो कोई एक्सपेंसेस है नहीं, फिर तो वो नेचुरल फिनोमेना से रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर बेटा? रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस मेज, अगर हम मेज का एग्जांपल ले तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डाइवर्स जर्मप्लाज्म फॉर द वेरिएशन, ठीक है, वेरिएबिलिटी होगी तभी तो हम कलेक्टिवली, कल हमने पढ़ा था कि एक जर्मप्लाज्म दिया हमने वीट की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी को, सेम वे में मेज की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड की जब हम वेरिएशन को स्टडी करेंगे और उससे हम उसको हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं एंड देन प्रोजेनी क्रॉप को स्टडी करेंगे और वहां से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका ग्रेन साइज अच्छा है, इसने कम टाइम लिया, इसमें क्वालिटी ज्यादा मिली है, इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू ज्यादा है, तो वो हमारा कलेक्शन हो जाएगा, दैट विल बी जर्मप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद स्क्रीनिंग टूल, कैसे हम स्क्रीन किए, यही सारे फीचर्स हम देखेंगे। जो मिक्सचर है वो जर्मप्लाज्म हो गया और उसमें जिन क्वालिटीज को देख के हम स्क्रीन कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं, दैट इज स्क्रीनिंग, ठीक। टेस्ट लोकेशन विद कंसिस्टेंसी हाई डिजीज प्रेशर, अब उसको लोकल जो डिजीज वगैरह है उससे हम इनोकुलेट करेंगे, मतलब उससे हम देखेंगे कि क्या है, कैसी डिजीज हो रही है, तो डिजीज की स्टडी फिर रेजिस्टेंस। क्लियर है बेटा? और ब्रीड अगर बना है तो क्या उस लोकल डिजीज से ट्रीट कर पा रहा है, डील कर पा रहा है, तो दैट विल बी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पावर रहेगी, रेजिस्टेंस ब्रीड हो जाएगी। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, अब हमें मेथड्स देखनी थी। मेथड्स में हमें हाइब्रिडाइजेशन देखना है और टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपगेशन, ये सारे फिनोमिना आएंगे, उसको आप पहले हम देख लेते हैं एनसीईआरटी से, देन हम मेथड्स की बात करें। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस अगर हम कहें तो उसमें भी यही सब चीजें हैं कि कन्वेंशनल है, ट्रेडिशनल होगा, कन्वेंशनल है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, या जीन मैनिपुलेशन करके हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो सारे एक सीक्वेंस में बेटा आपको माइंड में सेट होना चाहिए। क्लियर? ठीक है बच्चा, यहाँ तक तो हम लोग यहाँ पे थे कल की प्लांट ब्रीडिंग फॉर डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नोट डाउन करना, बायोटेक्नोलॉजी में कौन सी रेजिस्टेंस क्रॉप को स्टडी किया है, उसमें क्या रेजिस्टेंसी थी, कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है और उसमें ओवरकम होने के लिए वो किस मैकेनिज्म के थ्रू एक्ट किया था। दिस इज अगेन क्वेश्चन। टास्क बेटा आप डेली रहेंगे, एमसीक्यूज अलग सॉल्व करो, रेगुलर लेक्चर देखो, एक हफ्ते में ये 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे, फिर हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे कि सारे आ जाओ, क्योंकि ये साल डिजीज के नाम हो गया है और आपकी आगे का फ्यूचर भी मेन इसी पे है कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो उसको थोड़ी सी डिटेल में पढ़नी है, तो वेट करेंगे, अगर नहीं हुआ तो छोटे छोटे लेक्चर से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट डाउन किया, बायोटेक्नोलॉजी में मैंने कौन से क्रॉप रेजिस्टेंस पढ़ाया है, उसका मोड ऑफ एक्शन, वहां पे कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, क्या मैकेनिज्म है, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, एक पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे। ठीक है, जैसे स्पीसीज का नाम तो स्पीसीज का नाम, सेंटेंस नहीं लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एंड उसका मोड ऑफ एक्शन में थोड़ा सा एरो लगा के कि वो किस तरीके से एक्ट करेगा और उसके बाद वो रेजिस्टेंस पावर की वजह से सक्सेसफुली ग्रो कर सकता है। नाउ another major cause for the large scale destruction of crop plants and crop produce in insect and pest infestation। पेस्ट में बेटा कोई भी एनिमल आ जाता है जो कि आपके क्रॉप को डिस्ट्रॉय करे, अगर स्टोरेज क्रॉप में अगर चूहे लग रहे हैं तो वो भी एक टाइप का पेस्ट है।
चूहे खा रहे हैं, आपने कहीं स्टोर कर रखा है, तो वो भी एक पेस्ट है। क्लियर? तो पेस्ट एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है। जब हम इंसेक्टिसाइड लेते हैं तो सिर्फ हम इंसेक्ट को टारगेट करते हैं। क्लियर? जब हम पेस्टिसाइड लेते हैं तो हम हर उस एनिमल को इंक्लूड कर लेते हैं जो कि हमारे क्रॉप के लिए हार्मफुल हो। Another major cause for large-scale destruction of crop plant and crop products produce is insect and pest infestation. Insect resistance in host crop plant may be due to morphological, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब इस सेंटेंस को समझ लो पहले, ठीक है? अगर हमको वाइल्ड वैरायटी मिल रही है और वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस को शो कर रही है, तो वहां पे कुछ ऐसा कैरेक्टर्स हो सकता है उसके ऊपर कुछ ऐसे स्पाइंस है कि उसको पर्टिकुलर पेस्ट अटैक नहीं कर सकता है, या मैंने जैसे बताया था कि ट्राइकोम्स प्रेजेंट है स्टेम पे, तो वो एक लेयर बना लिए, उससे पेस्ट रेजिस्टेंस शो करेगा। या जैसे कैलोट्रोपिस की लीफ है, उसके लीफ के ऊपर एक लेदरी अपीयरेंस दिख रहा है, एक हमें पाउडरी फॉर्म में स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रखी है। फिर ऐसे ही कोई छोटे छोटे जैसे स्ट्रक्चर, अगर फेदरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो भी एक लेयर बनाए, हेयरी स्किन है लीफ की तो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। तो वो सब क्या है, एक्सटर्नल दिख रहा है हमें, दैट विल बी मॉर्फोलॉजिकल। बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल क्या हो गया, जो इंटरनल वो उसके जीन की वजह से कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा है, अब ये तो हम कल बताएंगे, ठीक है? मैकेनिज्म जिस वजह से वो रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, जिस वजह से उसपे वायरस का अटैक नहीं हो सकता, ठीक? अब वही प्रोडक्ट आपका आज का होमवर्क वाला पोर्शन है। एग्जाम्पल, हेयरी लीव्स मॉर्फोलॉजिकल में आ जाएगा। इन सेवरल प्लांट्स आर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट। अगर जस्ट सपोज कोई बी है, वो सॉरी बी को क्यों हम इंसेक्टिसाइड बना दें, ठीक है? कोई इंसेक्ट है, वो ग्रॉस हॉपर को ले लेते हैं, बहुत चाहे था भी उसने, ये क्या है?
वगैरह